हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उससे वो रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो सारे हमने कंप्लीट किए, मतलब स्फेरिकल मिरर वाले कंसेप्ट हमने कंप्लीट किए। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ओके, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। व्हेन लाइट मतलब क्या है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स। तब वहां पे लाइट सीधा सीधा चली नहीं जाती, तो वहां पे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, मान लीजिएगा कोई एक सरफेस है, इंटरफेसिंग सरफेस है जहां पर दो मीडिया सेपरेट होते हैं। ओके, अब ये मीडियम वन है, उसे हम एयर मीडियम बोलेंगे। फर्स्ट जो है एयर मीडियम, और दूसरा जो मीडियम है ये जो है कोई दूसरा सेकंड मीडियम है। ओके, कोई डेंसर मीडियम बोलेंगे हम उसको, डेंसर मीडियम। ओके, एयर मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलते हैं उसको। ये जो एयर मीडियम है उसे हम रेयरर मीडियम ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, रेयरर मीडियम, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ओके, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, अब ये जो है इंटरफेस है, मतलब दो मीडिया को ये जो लाइन है सेपरेट करती है। ओके, अब जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये यहाँ पर एक नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। एक लाइन है जो कि सरफेस को हमेशा कैसे रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। ओके, व्हेन a ray of light is incident on interfacing of two media, या फिर हम इस तरह भी बोल सकते हैं इसको, when a ray of light passes from one medium to another medium it bends, या फिर हम ऐसे बोलेंगे the bending of light when passes from one medium to another medium, so that is called as refraction of light। तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं एक लाइट है, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डाल रहे हैं, मतलब वो इस तरह से जा रहा है। एक मीडियम एयर मीडियम है। ओके, अगर मान लीजिएगा कि ए भी एयर मीडियम होता, ये जो नीचे वाला जो मीडियम है, ओके, वो भी एयर मीडियम होता, तो ये लाइट कैसे जाती है? सीधा चली जाती है आगे। ओके, सीधा इस तरह से आगे चली जाती है विदाउट अनडिवेटेड, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ए सेम मीडियम में, होमोजेनियस मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन मूव करती है। एक ही मीडियम में लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मूव करती है। अब देखो यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होने के बाद इट बेंड्स, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अब इस केस में तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो है, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहता है वो हमेशा दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा रहेगा। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उस तरह से चेंज होता रहेगा। ओके, मतलब जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता है। ये केस बन गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पर जो लाइन जो रे ऑफ लाइट थी वो सीधा जो जा रही थी, ये क्या हो रही है? बेंड हो रही है। ओके, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब कौन से केस में नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और कौन से केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अब ये जब समझो, मान लीजिएगा कि ये जो लाइट है, अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, नीचे जो है हमने लिखा है डेंसर मीडियम। अब यहाँ से अगर लाइट पास होती है और ऊपर का जो है एयर मीडियम, ओके, या फिर हम उसको ग्लास मीडियम बोलेंगे, इसको एयर मीडियम बोलेंगे। ओके, ये ग्लास मीडियम नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ग्लास मीडियम वो ज्यादा डेंस रहता है एयर मीडियम से। ओके, अब ये डेंसर मीडियम कौन सा है? एयर मीडियम, या फिर हम उसको नाम देंगे ग्लास मीडियम। अब होता क्या है यहाँ पे इस केस में? देखो ये नॉर्मल है, यहाँ से इस तरह से हमने नॉर्मल रखा। अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से अगर पास होती है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से हमने उसको क्या कर दिया? इस तरह से डाल दिया यहाँ पर। ओके, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नॉर्मल। ये एन डैश यहाँ पर क्या बनाता है? नॉर्मल बनाता है। ओके, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या रहता है? रिफ्रैक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं बेटा?
रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रहता है इंसिडेंट रे। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है नॉर्मल से जो बनाया, इस तरह से रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है। अगर समझो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब पूरा ग्लास मीडियम ही होता है, ये पूरा, यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है, ये जो सेपरेशन कर रहा है दो मीडियम को। ओके, तो यहाँ पर लाइट कैसे जाती है, सीधा आगे चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहता है दैट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ व्हाट इज दैट, इंसिडेंस। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा रहता है। अब ये दो केसेस आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और जो रिफ्रैक्शन का हमने डेफिनेशन बताया था वो क्या था, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स। बस हम इतना ही बोल सकते हैं कि वो बेंड होती है। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कौन तय करता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है लाइट, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है। अब यहाँ पर होता क्या, देखो ये मतलब नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड हो रही है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों बेंड हो रही है, क्योंकि जब हम रेयरर मीडियम में जो रहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब उसे वैक्यूम भी बोल सकते हैं या फिर एयर मीडियम बोल सकते हैं, वहां पे क्या रहती है वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब सबसे ज्यादा रहती है। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो एयर में रहती है वो कितने रहती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁻⁴ व्हाट इज दैट, 8 मीटर पर सेकंड। ओके, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड सबसे ज्यादा रहती है। जैसे ही वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंटर करती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, उसकी वेलोसिटी वहां पर कम हो जाती है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये सब चीजें। ओके, ये नॉर्मल अगर यहाँ पर सीधा चली जाती है तो सीधा चली जाएगी, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ये डेंसर मीडियम है, ओके डेंसर मीडियम है, यहाँ पर देखो और एक केस डेंसर मीडियम, और यहाँ पर क्या है बेटा, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और ये उसका नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से ही इंसिडेंट लाइट जो है इस तरह से अगर भेजते हैं नॉर्मल से, तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, 0 है। नॉर्मल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 रहेगा। तो लाइट सीधा इस तरह से आगे निकलते हुए जाएगी विदाउट एनी अनडिविएटेड। ओके, अगर ये केस देखो, ये अलग केस है, मतलब अगर कोई हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर नहीं बन रहा, दो मीडियम चेंजेस। अब पहले तो वो बोल दिया था मैंने कि होमोजेनियस मीडियम जब रहता है, मतलब डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में स्ट्रेट लाइन लाइट प्रोपेगेट करते हैं या फिर मूव करते हैं, ट्रैवल करती है। एयर मीडियम है तो भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है और दूसरा कुछ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, उसके डेंसिटी जो है अलग अलग है। डेंसिटी जब अलग अलग होती है तो वहां पे क्या हो जाती है, लाइट बेंड हो, जैसे ही इंटर करेगी वहां पर बेंड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर दो मीडियम है अलग अलग, फिर भी इंटर करने के बाद लाइट सीधा चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही रहेगा। नॉर्मल से अगर लाइट हम भेज दे, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अगर लाइट हम भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सीधा लाइट आगे चली जाएगी। तो ये डिफरेंट केसेस है, सीधा जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। जैसे ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है, मतलब रेयरर का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब भी लाइट इंटर करेगी तो ध्यान रखना उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। पहले मीडियम का मतलब कम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, वहां से लाइट जा रही है ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद, मतलब ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड जो है वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखना इस बात को। ओके, तो इस तरह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट केसेस है, नॉर्मल की तरफ कौन से केस में बेंड हो जाएगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कौन से केस में बेंड हो जाएगा। ये तो यहाँ पर इस तरह से हम बोल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव, मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं इसमें, यहां पे देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। एक लॉ है, जैसे रिफ्लेक्शन वाला भी लॉ आपने बनाया था, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम बना सकते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ओके, अब दूसरा जो है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ, अब उसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या, स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, ये जो बात है वो हमेशा याद रखना, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर रे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कौन बताता है बेटा, स्नेल्स लॉ। ओके, जैसे कि अब डिफरेंट मीडियम है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से यहाँ पे इतना रखेंगे तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहेगा। ओके, अब जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और चेंज करते हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया, ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उस तरह से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ा रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जो उसका रेशियो जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो रेशियो रहता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वहां पर। ओके, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका रेशियो जो है हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। ये हमें पहली बार किसने बताया, स्नेल्स ने बताया। ओके, सो स्नेल्स लॉ ए फेमस लॉ है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जो यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, क्या रहता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू। ये जो कांस्टेंट है म्यू, उसे क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ओके, क्या मतलब ये क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है। ये क्या है बेटा, बेसिकली एक नंबर है, वो बताता है कि एक पर्टिकुलर मीडियम जो है, ओके, तो वो मीडियम में जब भी लाइट इंटर करेगी, उस मीडियम में जाने के बाद जब भी लाइट इंटर करेगी तो इसकी वेलोसिटी कितना गुना कम हो जाती है। क्योंकि एक मीडियम में जब भी लाइट इंटर करेगी, सबसे ज्यादा तो वेलोसिटी कहाँ पर है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है कहाँ पर है, एयर में, या फिर वैक्यूम बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब दूसरा जो भी मीडियम रहेगा, ग्लास रहेगा, वाटर रहेगा, वो ऑप्टिकली डेंसर रहेगा, एयर से ज्यादा ही रहेगा उसकी डेंसिटी। ओके, जैसे इंटर करेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितनी वेलोसिटी वो कम करता है, वो ये नंबर बताता है, कितना गुना, कितना टाइम, या फिर वो कितना ऑप्टिकली डेंसर है दूसरा मीडियम एज कंपेयर टू रेयर मीडियम या फिर एयर मीडियम। तो एयर मीडियम के साथ उसका हमेशा कंपैरिजन होता है और फिर वो नंबर उस तरह से वो बताता है। ओके, जैसे कि ये जो म्यू है, ओके, तो म्यू दैट इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या रहता है, इट इज सिंपली रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बनता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और यन। कभी कभी किसी बुक्स में म्यू ऐसा उसका सिंबल बता दिया है, किसी बुक्स में इसका सिंबल क्या बता दिया है, यन बता दिया है। समझ में आ रहा है बेटा, म्यू या फिर यन, इस तरह से उसका सिंबल बनेगा। तो ये बनता है बेटा अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या बनाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली फार्मूला जो रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। इसको पूरा साफ कर देता हूँ। अब देखो बेटा, ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू जो है उसका फार्मूला, या फिर हम यन बोलेंगे, म्यू या फिर यन, जो भी आपको मतलब
किस बुक्स में एन या फिर म्यू इस तरह से उसको बोल दिया है। तो म्यू जो रहता है उसका फॉर्मूला सी डिवाइडेड बाय क्या रहता है, वी। तो सी क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है वो, ओके, ग्लास हो, वाटर हो, एयर हो, जो भी, ओके। म्यू दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। समझो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एयर का कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे पता चलेगा, सो म्यू दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहता है, ओके। और मीडियम वो एयर ही है तो उसका भी वेलोसिटी उतना रहेगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया, म्यू दैट इज इक्वल टू 1। तो हमेशा याद रखना एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 रहता है। तो बाकी जो भी बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा भी ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही रहेगा उससे। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम रहता है, 1 से कम कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाने के बाद, मतलब सबसे कम डेंसिटी एयर की है, और फिर जो भी रहेगी जो भी मीडियम रहेगा, वाटर, ग्लास, जो भी दूसरा मीडियम रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वहाँ सॉरी वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और या फिर वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर रहता है दूसरा, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा होने से उसकी वेलोसिटी हर बार कम होती है। तो ये जो रेशियो बनेगा हमेशा 1 से ज्यादा ही बनेगा, 1 से ज्यादा ही बनेगा। जैसे कोई पर्टिकुलर ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रहेगा, ओके। वाटर है तो फिर वहां से रिलेटेड मतलब जो भी 1.3 जो भी रहेगा, लेकिन 1 से ज्यादा ही रहेगा, ओके। जैसे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 2.5 बोलते हैं, ओके। ये जो नंबर बोलते हैं 1.5, 2.5, 1.4, 1.3, ये जो है तो वो बताता है कि कितना कम गुना वेलोसिटी वहां पे उस पर्टिकुलर डेंसर मीडियम में है एज कंपेयर टू एयर मीडियम, कितना कम गुना है, ओके। तो इस तरह से हम ये जो नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो हमें बता देता है। तो म्यू एयर हमेशा 1 रहेगा, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा पर्टिकुलर मीडियम का वो 1 से ज्यादा रहेगा। कम क्यों नहीं रहता, तो यहाँ पे इससे कम मतलब इससे कम, तो इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर किसकी रहती होती तो फिर वो कम हो जाता, मतलब किसी मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अगर ज्यादा हो जाती है लाइट की वेलोसिटी, लाइट की स्पीड किसी पर्टिकुलर मीडियम में जाने के बाद, ग्लास हो जो भी हो, तो शायद ये रेशियो क्या हो जाता, कम हो जाता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। सो म्यू एयर दैट इज इक्वल टू 1। ये भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये किस तरह से लिखते हैं, अब ये लिखना भी आना चाहिए हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर हमने सेकंड मीडियम जो है ये इस तरह से हमने बनाया था, कौन सा वो हमारे ऊपर है कि हम वो कितना लिख सकते, मतलब कौन सा कंसिडर करना है, ओके। ये रहेगा यहाँ पर नॉर्मल, ये एयर है और ये ग्लास मीडियम है, ओके। जैसे ही एयर मीडियम से लाइट ग्लास मीडियम में एंटर करेगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या रहेगी, बेंड करेगी, ओके। तो ये रहेगा आर, ये रहेगा आई उसका, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल, ये एन डैश। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम म्यू2 बोलेंगे, इसका म्यू1 बोलेंगे, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मतलब म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1, इस तरह से हम लिख सकते हैं, म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1, ओके। अब उसका वेलोसिटी के साथ किस तरह से रिलेशन बनाना है ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे। अब म्यू जो है, म्यू का फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइडेड बाय वी। तो म्यू2 क्या आ जाएगा बेटा, सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी रहेगी v2 रहेगी, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी यहाँ पर क्या रहेगी v2, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी क्या रहेगी v1 रहेगी, ओके। सो c डिवाइडेड बाय v2 डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय v1, ओके। म्यू1 के लिए हमने ये रख दिया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा बेटा v1 डिवाइडेड बाय v2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, उसको मैं म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 लिख सकता हूँ, या फिर ये उसके बराबर v1 डिवाइडेड बाय v2। ये जो रिलेशन अब यहाँ पे बन रहे वो रिलेशन बाद में आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट,
μ2 डिवाइडेड बाय μ1, इस तरह से लिखना। और ये जो है v1 डिवाइडेड बाय v2, इसे कैसे पढ़ते ये भी याद रखना। अब हमें एक इक्वेशन मालूम है, कौन सा बेटा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ रहता है। ओके, एन क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। अब ये एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए मैंने म्यू म्यू हमेशा यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि एन जो है वो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ लैम्बडा एन लैम्बडा, कुछ बुक्स में फ्रीक्वेंसी को भी एन कंसिडर कहा गया है। ओके, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो v किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बराबर है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ v जो है λ1 के बराबर, तो ये λ1 डिवाइडेड बाय λ2। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना, जब मीडियम चेंज हो जाता है, अब ये मीडियम तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो रहा है, λ1 λ2 वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि वेवलेंथ वेलोसिटी ये मीडियम पे डिपेंडेंट है। ये जो है ना v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ध्यान में रखना बेटा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो ये लैम्बडा और ये जो v है किस पे डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंडेंट है। ओके, मीडियम पे। और ये n जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड रहते हैं बेटा, सोर्स पे, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सोर्स ने अगर किसी रेस का अगर बना के रखा, ओके, पर्टिकुलर लाइट का या फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर पर्टिकुलर कलर का, कौन सी भी फ्रीक्वेंसी हो, अगर एक बार नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड उसने बना के रखी, तो वो कौन सा भी मीडियम में हो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होता। वो हमेशा याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के भी सवाल आपको कई बार पूछे जाते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ये जो एन है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मीडियम चाहे कौन सा भी हो। चेंज कहां पर हो जाएगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा। तो याद रखना, तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं λ1 डिवाइडेड बाय λ2, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब जो लाइट रेज पास करेगी तो उसका वेवलेंथ दूसरे मीडियम में जाते ही वेलोसिटी और वेवलेंथ वो पर्टिकुलर लाइट रेज का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एल लैम्बडा, और ये जो रिलेशन बन रहे हैं इस तरह से रिलेशन बनेंगे। अब ये एयर और ग्लास के लिए था। ओके, जैसे कि ये मीडियम 2 बना दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बस यहाँ पर लिखना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पुटअप करके ये जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या लिखेंगे हम, म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर डिवाइडेड बाय म्यू जी ग्लास, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बाद में जब भी कैलकुलेशन करना है तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मालूम है, ओके, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और किसी एक पर्टिकुलर की वेवलेंथ मालूम है एक पर्टिकुलर मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी मालूम है एक मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में हम उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से हम ये जो फॉर्मेट है पूरा, तो फॉर्मेट बनाते हैं। अब ये तो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, स्नेल्स लॉ हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, मीडियम के बारे में हमने बात कर दी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बड़ा होता है कब छोटा होता है, कैसे लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम प्रोपेगेट होती है तो बेंड हो जाती है, तो बेंड होने के बाद कौन से केस में टुवर्ड्स नॉर्मल और कौन से केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन, अगर मीडियम भी चेंज है तो स्ट्रेट लाइन कौन से केस में जाती है, तो नॉर्मल से अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो ये भी केस हमने ऑलरेडी देखा था। ओके, अब ये सारी बातें होने के बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें लेना है। ओके, ये अब अपैरेंट डेप्थ क्या होता है कंसेप्ट, और नॉर्मल शिफ्ट ये कंसेप्ट क्या होता है वो देखेंगे। बर्ड फिर फिश वाले जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलो, अपैरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट ये होता क्या है देखेंगे। apparent depth and normal shift। ओके,
अब ये अपैरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है? अब जब भी हम एक एक एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे उसको, एक फार्मूला डिजाइन करते हैं उसका। ओके, एक इंटरफेसिंग लाइन है दो मीडियम की, ऊपर है एयर मीडियम और ये है कोई मतलब सेकंड मीडियम, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम बोल दूंगा मैं, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ओके, वाटर है, ओके, या फिर वाटर, वाटर मीडियम, और ये एयर मीडियम, इस तरह से हमने रख दिया। अब यहाँ पर ये वाटर है पूरा, ऊपर तो एयर है, ये वाटर, ओके, और वाटर के बॉटम में वहां पर हमने क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया है यहाँ पर। ओके, एक कॉइन या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट को डार्क कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो बेटा, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखता हूं, हम बहुत बार ये सब देख सकते हैं, ग्लास में अगर किसी कॉइन को, अगर हम ग्लास में वाटर लेंगे और एक कॉइन को रखते हैं, तो कॉइन की जो एक्चुअल डेप्थ है ना, वो एक्चुअल डेप्थ से ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ हमें कॉइन दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों होता है? या फिर पेन जो रहता है, अगर पेन को मैं अगर वाटर में इस तरह से डालता हूं तो थोड़ा सा मतलब बेंडिंग दिखाई देता है ना, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ओके, ये सब चीजें मतलब नॉर्मल एग्जांपल जो है बहुत बार हमने प्रैक्टिकली देख लिया इसके बारे में, प्रैक्टिकल्स। अब ये होता क्यों है एक्चुअली, ये ऊपर हमें क्यों दिखाई देता है, और ये अपैरेंट डेप्थ है इसकी कैसे कैलकुलेट करना, ये सब चीजें हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। ओके, और फिर नॉर्मल शिफ्ट वाला कंसेप्ट जो है वो होता क्या है, ये भी हमें देखना है। अब देखो बेटा, ये जो है यहाँ से लाइट रेज, अब ये ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। ओके, ओ नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ से अगर ये लाइट जाएगी सीधा ऊपर नॉर्मल, तो ऐसे ही सीधा आगे निकल के चली जाएगी, इस तरह से आगे निकल कर चली जाएगी। ओके, ऊपर नॉर्मल। अभी हमने देखा था चाहे मीडियम चेंज भी होता हो, लेकिन अगर नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर लाइन अगर लाइट रेज हम भेज देते हैं तो सीधा ऊपर चली जाएगी। ओके, एक तो ये नॉर्मल से जाएगा। अब दूसरा जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, अब एक रेज कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे रेज जाएंगे, लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकल के। ओके, तो ये जो है यहाँ पर एक इस तरह से लाइट रेज निकलता हुआ जाएगा। ओके, एक लाइट रेज यहाँ से, थोड़ा सा बेंड हो रहा है। ओके, ध्यान में रखना बेटा। और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल, मतलब हर एक बार नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पर नॉर्मल, अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ये क्या है, एयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ2 समझता हूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 समझता हूँ। ओके, और जो एक्चुअल डेप्थ है इसकी, तो एक्चुअल डेप्थ इसकी कितनी है बेटा, d। एक्चुअल डेप्थ इतनी इसकी कितनी है, d। इस तरह से मैं d इसको कंसिडर करता हूँ, कैपिटल D ऑफ एक्चुअल डेप्थ। ओके, तो ये कैपिटल डी एक्चुअल डेप्थ है इसकी। ओके, ये डेप्थ, डी डेप्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो लाइट रेज निकल रही है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर जाएगा, ये लाइट रेज एयर में इंटर करेगा, इट बेंड्स, ये कैसे बेंड करेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ओके, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर चला जाएगा। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। ओके, अभी इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, या ऑलरेडी हमने देख लिया है, बार बार वो देखने की हमें जरूरत नहीं, और या फिर वो कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं, एक्चुअली होता ही है वो। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रहेगा। ओके, अब देखो ये आर, जैसे ही इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। अगर यहाँ से अगर मैं उसको देखता हूँ, यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा, ओके, जैसे कोई मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ओके, एक यहाँ से मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे कोई पोजीशन से। ओके, अगर मैं उसको देख रहा हूँ यहाँ से, ओके, तो ये मुझे कहाँ से, ये लाइट रेज जो है, अब ये ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है कहाँ से, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा। तो हमने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन में जब भी हमने स्टडी किया था, वहां पर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट हमने देखे थे। तो जब भी मैं उसको देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पर उसका इमेज जो है
यहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो डेप्थ बनाएगा डी डैश, इसे मैं नाम देता हूँ डी डैश। ओके, स्मॉल डी कैपिटल डी जो भी नाम देने हैं आप दे सकते हैं, डी डैश। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया, डी जो है एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। और डी डैश जो बन रहा है वो क्या है, डी डैश जो बन रहा है यहाँ पर वो क्या बन रहा है यहाँ पर, apparent डेप्थ, apparent डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये apparent डेप्थ भी हम इस तरह से apparent डेप्थ यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डी रहेगा पूरा और ये क्या रहेगा डी डैश। तो बेटा हमें क्या करना है, डी डैश की जो वैल्यू है जिसे हम apparent डेप्थ बोलते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है उसको, तो हम वो भी फार्मूला जो है यहाँ पर लगाएंगे। ओके, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ओके, तो ये स्नेल्स लॉ क्या रहेगा बेटा यहाँ पर, ओके, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई है, तो ये जेड पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रहेगा। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रहेगा, ये लाइन पे जो रहेगा। ओके, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रहेगा। उसको मैं नाम देता हूँ ओ, इसको एक नाम दूंगा ए, इसका नाम दूंगा बी, और दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है उसको मैं एक्स बोलूंगा, एक्स। और जो भी डेप्थ देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, कितनी भी ऊंचाई से हमें देखना है, तो वो डेप्थ नहीं रहता है अपरेंट डेप्थ, सरफेस से मेजर करना। जो डेप्थ मेजर करते हैं, मतलब एक्चुअल डेप्थ हो या फिर अपरेंट डेप्थ हो, वो सरफेस से मेजर कर रहे हैं, हम कितनी ऊंचाई से देख रहे हैं वो तो बाद में किस्सा आ जाएगा, वो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो बाद में देखेंगे। मतलब वो कितने हाइट पे इसको दिखाई देगा, या फिर ये कितने हाइट पे रिलेटिव टू धिस ये दिखाई देगा, ये सब चीजें बाद में देखेंगे। लेकिन जो भी अपरेंट डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है, ये सरफेस से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है एक्स रहेगा, इस तरह से हम मान लेते हैं। ओके, अब जो फार्मूला है, मतलब बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बताता है हमें, बाय स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ जो था क्या था, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, मतलब म्यू ये जो है क्या है आई, तो क्या, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू टू, ऐसे बोल दिया ना हमने। ओके, म्यू टू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो म्यू टू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये स्नेल्स लॉ हमें बताता है। तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू टू। ओके, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइड बाय म्यू टू। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ओके, यहाँ पर देख लो, कॉन्सेंट्रेट करो, ये जो इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब सॉल्व करने के बाद साइन आई जो है बेटा किसके बराबर रहेगा, साइन आई, ये जो साइन आई है, अब देखो यहाँ से रेस, मतलब ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा नहीं रहता, या फिर हम अगर ऐसा बोलते हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है ये बहुत छोटा एंगल है, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं, तो इस केस में साइन आई, ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, tan आई। ओके, और ये साइन आर जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, tan आर के बराबर आ जाएगा। तो ये रेज पैरेलल ही दिखाई देंगे ना, मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता, इसमें जो गैप भी है वो ज्यादा नहीं रहता। तो ये जो लाइन है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ बी, वो ओ ए के, मतलब जितना ओ बी डिस्टेंस है उतना ही ओ ए का डिस्टेंस हमें दिखाई देगा। तो ये मतलब सेम ही रहेगा। अब ये ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल tan आई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। जैसे कि ये इक्वेशन हमने बनाया, तो इक्वेशन ये भी बनेगा, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन बनेगा, म्यू टू tan आई दैट इज इक्वल टू म्यू वन tan आर। ओके, मतलब ये जो है म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन दैट इज इक्वल टू tan आर डिवाइडेड बाय tan आई, ये भी इक्वेशन, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू टू दैट इज इक्वल टू tan आई डिवाइडेड बाय tan आर, इस तरह से भी इक्वेशन बनेगा। ओके, अब इसको, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सॉल्व करने के बाद क्या सिचुएशन बनती है हम देख लेंगे। समझ में आ रहा है बेटा ये सब चीजें। अब देखते हैं ये सिचुएशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें अपरेंट डेप्थ जो है वो भी निकालनी है। ये जो शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट इसे बोलते हैं। अब ये सॉरी, नॉर्मल शिफ्ट तो ये रहेगा,
ये जो डिस्टेंस है कितना ऊपर आया है, ये उसका क्या रहेगा, नॉर्मल शिफ्ट रहेगा। तो ये नॉर्मल शिफ्ट भी हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नॉर्मल शिफ्ट को हम कुछ तो नाम यस या फिर को जो भी नाम देंगे बाद में। तो ये जो नॉर्मल शिफ्ट है, तो नॉर्मल शिफ्ट ये डिस्टेंस रहेगा, मतलब डी माइनस डी डैश रहेगा। ओके, तो डी माइनस डी डैश क्या बनेगा, नॉर्मल शिफ्ट रहेगा उसका। ओके, और ये अपेरेंट डेप्थ जो है, मतलब ये इतना ही दिखाई देगा, वो अपेरेंट डेप्थ, सो दैट इज द डी डैश, हमने वो देख भी लिया। तो अब उसको कैलकुलेट करना है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है साइन आई, तो साइन आई या फिर उसको टैन आई बोलेंगे, तो कितना आता है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो म्यू टू इंटू टैन आई कितना आता है बेटा, म्यू टू टैन आई किसके बराबर है, ये जो है डिस्टेंस ए बी। ओके, ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, या फिर हम ओ ए बोल सकते हैं। ओके, सो ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी इज इक्वल टू म्यू वन, टैन आर कितना आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय, उसको हम कुछ तो नाम देंगे यहाँ पर भी, ये जो ट्रायंगल है, पहले ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट, आई बी, ए बी डिवाइडेड बाय आई बी। ओके, अब म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन करने के बाद ए बी तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। सो म्यू टू डिवाइडेड बाय ओ बी इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइडेड बाय आई बी। ओके, तो ये ओ बी जो है, ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, बराबर है। और दूसरा जो आई बी है किसके बराबर है, आई ए के बराबर है। ओके, तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर बता दिया, इक्वल है। तो ये दोनों चीजें इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना ये। सो म्यू टू डिवाइडेड बाय ओ ए आ रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइडेड बाय, क्या आ रहा है यहाँ पर, म्यू वन डिवाइडेड बाय आई बी। तो आई बी किसके बराबर रहेगा, आई ए के बराबर है, अगर वो साइन आर दैट इज इक्वल टू टैन आर है तो ये ए आई के बराबर रहेगा, सो दैट इज ए आई। ओके, स्क्रीन पे आ रहा है क्या, मगर ये नीचे इतना दिख रहा है क्या, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब उसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो म्यू टू डिवाइड बाय ओ ए, म्यू टू डिवाइड बाय ओ ए जो है किसके बराबर है, ओ ए दैट इज इक्वल टू डी। तो म्यू टू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए आई मतलब क्या आ जाएगा, डी डैश, समझ में आ रहा है। तो म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी डैश, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी डैश। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, किसी बुक्स में इसको एन टू डिवाइडेड बाय एन वन दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी डैश ऐसा भी लिखा होगा, क्योंकि ये भी व्हाट इज दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है, तो एन को भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, म्यू को भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि कभी किसी बुक्स में म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर किसी बुक्स में एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है। तो एक रिलेशन यहाँ से बनेगा, तो डी डैश जो है, ओके, तो एन टू डिवाइडेड बाय एन वन, ये जो रिलेशन है अपना, तो इस तरह से वो रिलेशन बनाएगा। ओके, तो एन टू डिवाइडेड बाय एन वन, वो रिलेशन याद रखना। तो डी डैश भी निकाल सकते हैं हम, तो डी डैश दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डी एन वन डिवाइडेड बाय एन टू। इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे, या फिर वो जो रिलेशन है वो रिलेशन याद रखो, बस आपको जो निकालना है तो वहां पर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, एन टू डिवाइडेड बाई एन वन दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी डैश। डी डैश यहाँ पर क्या है, अपरेंट डेप्थ है। ओके, और एक्चुअल डेप्थ क्या है, डी दैट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, डी डैश। ओके, तो जो आपको कैलकुलेट करना है वहां पर तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी मेजर करना है सरफेस से मेजर करना, याद रखना, जो भी मेजर करना डिस्टेंस सरफेस से मेजर करना। कौन सा सरफेस, जो मीडिया को दो मीडियम को इंटरफेस करता है वो मीडियम हमेशा कंसिडर करना। ओके, तो ये वाली बात हो गई। अब निकालते हैं हम क्या, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, अब नॉर्मल शिफ्ट ये मैं इरेज कर रहा हूँ, या नोट कर दिया आपने सब लोगों ने। ओके, चलो अब निकालते हैं उसका नॉर्मल शिफ्ट।
ओके, अब ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मली ऊपर आ रहा है ना, तो मैं उसको मैं यस नाम देता हूँ। तो ये जो नॉर्मल शिफ्ट है तो उसका क्या फार्मूला बनेगा बेटा, सो नॉर्मल शिफ्ट दैट इज इक्वल टू, क्या रहेगा नॉर्मल शिफ्ट, ये रहेगा डिस्टेंस डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश, इस तरह से वो फार्मूला बनाएगा, डी माइनस डी डैश। ओके, ये पूरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है डी, और ये डी डैश, ये क्या बनेगा, नॉर्मल शिफ्ट बनेगा। ओके, एक्चुअल डेप्थ माइनस apparent depth, actual depth minus apparent depth, so that is actual depth minus apparent depth, that is equal to normal shift। और ये जो normal shift है उसका फार्मूला क्या बनता है बेटा, वो जो है एक्चुअल डेप्थ को हमने डी नाम दे दिया है। ओके, तो एक्चुअल डेप्थ डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये कैसे बनता है, तो डी डैश की जो वैल्यू है वहां पर हम अगर लिखते हैं डी डैश दैट इज इक्वल टू डी म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू टू, इस तरह से अगर हम लिखते हैं, ओके, डी डैश, यहाँ पर हम डी डैश अगर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, डी डैश दैट इज इक्वल टू म्यू वन डी डिवाइडेड बाय म्यू टू। ओके, इधर जाएगा ये म्यू वन डी डिवाइडेड बाय म्यू टू, म्यू वन जो है एयर उसको 1 कहेंगे, म्यू टू को हम म्यू कहेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, डी डैश दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, तो डी डैश को हम डी डिवाइडेड बाय म्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश है, तो डी डैश दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाय म्यू, डी माइनस डी डैश, तो डी माइनस क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाय म्यू, तो डी कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, इस तरह से ये जो, और डी माइनस डी डैश क्या है, नॉर्मल शिफ्ट, यस, या जो भी आपको नाम देना है नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यस डिस्टेंस, डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करो या फिर ये कैलकुलेट करके सीधा वैल्यू वहां पर पुटअप करो तो वही तुम्हारा फार्मूला आ जाएगा। ओके, सो डी इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय म्यू, या फिर डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, इस तरह से वो रिलेशन बनाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये जो फार्मूलेज है सब तो याद रखना, अब नेक्स्ट लेक्चर में ये जो फार्मूले हमने बनाए उसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ओके।